कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। ए चैती सुनिए तीजा बन उतई के बाजार, किसम किसम के खाबो मिठई और ले लेबो कुसियार। किसम किसम के खाबोन मिठई और ले लेबोन कुसियार। संगवारी हो, कुसियार यानी गन्ना के बातें चलग है। और छत्तीसगढ़ में मेला मड़ई जिहाँ होइस तहाँ ने गन्ना के भरमार रथे। और गन्ना चुहकई नान नान रहन संगवारी हो, त अंगना में बैठ के ब्यारा में बैठ के गन्ना चुहकई के बातें चलग रहा है। और गजब मिठाथे हमर गन्ना संगवारी हो। और तीज तिहार आथे, देवारी आथे, छोटे देवारी आथे। और अभी हमने छोटे देवारी मनाए हैं, तुलसी बिहा पूजा करे हैं, तेमें गन्ना के मंडप बनाए जाते। और पूजा में तको एकर बहुत ज़्यादा मांग रही संगवारी हो। और औषधि गुणों से भरपूर यदि माने जाए तो जैन मनखे है कुछ पीलिया से बीमार रहे, ग्रसित रहे, ते मन ल भी एकर रस पिलाए जाते। और एकर गुड़ बनते, शक्कर बनते। हमारे छत्तीसगढ़ में कारखाना तको है, शक्कर कारखाना। तो एकर हिसाब से छत्तीसगढ़ में गन्ना के खेती के बड़ा संभावना है संगवारी हो। बस आप मन ल आके एकर कोती लौटेल पड़ही और व्यावसायिक रूप से खेती करेल पड़ही। तो संगवारी हो, एकर महत्ता गुणवत्ता सब ल जानत हो। तो आज हमन ह गन्ना के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो। विशेषज्ञ आवत है, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। अगर छत्तीसगढ़ के बात करथन, वो छत्तीसगढ़ में अगर अपन प्लेन में जाथन, जेमा दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव ये सब जिला थे, तो ये जिला मन में लगभग पूरा ज़मीन शीतकालीन सब्जी के लिए उपयोगी है। लेकिन जैसे हम अंबिकापुर के साइड जाथन और ये बस्तर के तरफ जाथन, तो जे बहुत ज़्यादा रेतीला ज़मीन है, भाटा ज़मीन है, ये ज़मीन मन ला हम शीतकालीन सब्जी के लिए करे जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत उपयोगी नो है, कार की बहुत प्रकार के जो ज़मीन जनित बीमारी है और कीड़ा है, ये प्रकार के ज़मीन में बड़ा आसानी से पनप थे। और जो भाटा और रेतीला ज़मीन होते वो लगभग रासायनिक विधि से ही प्रमुख रूप से खेती होते। सामान्य जो परंपरागत ज़मीन के दम में जो उन खेती करना है, या हमला ज़मीन के पोषक तत्व के आधार पे बढ़िया खेती करना है, तो ये टाइप के बार वो ज़मीन बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रहा है। तेकर सती खासकर सोलेनेसियस, भाटा, टमाटर, मिर्चा हमन की थन, इला हमन ला रेतीला या भाटा ज़मीन में लगाए से बचना चाहिए। किसान भाइयों, संदेश के बाद आवा चर्चा ला शुरू करन। हमर तीर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एल. सोनबोईर जी है, जौन है आप मन ला बताही कि गन्ना के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। सबसे पहली सवाल आप मन डहाल ले पूछत हूँ सोनबोईर सर से कि छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, यहाँ के जोन माटी है, ओकर हिसाब से गन्ना के वैज्ञानिक खेती के कतेक संभावना है और गन्ना के का उपयोगिता है, गन्ना के का महत्व है। आओ का कहा थे सोनबोईर सर है, जानकारी ले लेथन संगवारी हो। गन्ना एक नकदी फसल है और इसको विक्रय कर लाभ कमाया जाता है। गन्ना मुख्य रूप से, जैसे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु गन्ने के लिए बहुत अच्छी है। और जैसे कि दूसरे प्रांतों में देखते हैं कि गन्ना जो है साल भर, या कहा जाए कि लगभग 3 सीज़न में लगाया जाता है। लेकिन हमारी जलवायु के हिसाब से गन्ना को 2 सीज़न जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। एक होता है कि बसंतकालीन गन्ना, जो कि बसंत ऋतु में लगाया जाता है, लगभग मतलब मान लीजिए कि फरवरी मार्च के महीने में इसकी बुआई की जाती है। और दूसरा गन्ना होता है शरतकालीन गन्ना। शरतकालीन गन्ना मतलब जब ये जैसे कि अभी चल रहा है, अक्टूबर नवंबर का महीना इसकी बुआई के लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो 2 मौसम है गन्ने की बुआई के लिए छत्तीसगढ़ में उपयुक्त है। इसमें से भी जो ये शरतकालीन गन्ना है, जब ये आप लगाएंगे अक्टूबर नवंबर में, इसकी पैदावार ज़्यादा होती है क्योंकि इसको ज़्यादा समय मिलता है। और इसकी पैदावार के यदि आकलन करें तो लगभग 20 से 25% उत्पादन ज़्यादा आता है कि जब हम उसकी तुलना करते हैं कि बसंतकालीन गन्ना से। तो रही बात इसके उपयोग की, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में 2 मुख्य शक्कर कारखाने हैं, एक भोरमदेव और एक करकाभाट में, जिसके जहाँ पर गन्ना की आपूर्ति की जाती है और उस गन्ने से रस निकालकर उसमें शक्कर बनाया जाता है।
तो इस ये जो कारखाने हैं, इन कारखाने होने के कारण से छत्तीसगढ़ के किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है और इससे किसानों की आय में वृद्धि भी है और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। तो ये जो 2 कारखाने हैं हमारे गन्ना को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जहाँ पर शक्कर कारखाना नहीं है, जैसे विशेषकर बस्तर क्षेत्र में या सरगुजा क्षेत्र में जहाँ पर कि शक्कर कारखाना नहीं है या दूर है कहा जाए, तो वो लोग गन्ने से गुड़ बनाकर इससे अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। तो गुड़ जो हमारा कि जैसे कि पारंपरिक तरीका है गन्ने की खेती, जब भी प्राचीन तरीके से करते थे तो गुड़ हमारा एक प्रमुख माध्यम होता था गन्ना लगाने का, तो उसको गुड़ निकाल कर ये लोग विक्रय करते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि अभी जस्ट एक देवउठनी त्यौहार निकला, जेठौनी त्यौहार जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, इस समय गन्ने की अच्छी मांग रहती है। तो सामान्य मौसम में जबकि गन्ना जो है 8 रुपया 10 रुपया एक नग बिकता है, इस त्यौहार में लगभग 40 से 50 रुपया एक नग तक भी बिक जाता है। तो किसान भाई जो इस समय गन्ना अच्छा से निकालें वो भी ऐसे आमदनी कमा सकते हैं। और यहाँ की जैसे हम जलवायु की बात करें, जैसे कि गर्मी यहाँ बहुत पड़ती है, मार्च अप्रैल मई बहुत अच्छा तीव्र गर्मी पड़ता है, उस समय गन्ने का जूस यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ पर गन्ने का जूस निकाल के जो व्यापारी भाई हैं या कहा जाए कि जो गन्ने का जूस बेचते हैं, रस बेचते हैं, वो अच्छा इसमें लाभ कमाते हैं। इससे किसानों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि किसानों के यहाँ से गन्ना आकर उसमें से रस निकालते हैं। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के जो भाग है, भूभाग है, वो जमीन है गन्ना बर उपयोगी है का? कैसे प्रकार के जमीन होना चाहिए, जमीन के तैयारी किसान मन कैसे करे और कब एकर गन्ना लगाए के महत्व है, आओ सबो बात ला पूछा था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि गन्ना जो लगाया जा रहा है और ख़ास करके हम बात करें कि ये जो शक्कर कारखाने आई हैं उसके कारण से गन्ने का जो क्षेत्र बढ़ा हुआ है, तो किसान भाइयों का जो रुझान है वह गन्ना जो है मुख्य रूप से धान की खेती में कर रहे हैं, धान के खेत में कर रहे हैं। यानी कहा जाए कि धना खेत जो होता है उसमें गन्ने की खेती कर रहे हैं या इसका रकबा इसमें बढ़ रहा है क्योंकि गन्ना ज़्यादा लाभदायक फसल है। अब थोड़ा सा दिक्कत यह जाता है कि धान के खेत की मांग थोड़ी अलग होती है और गन्ने के खेत की जो मांग है थोड़ा अलग है। मुख्य रूप से जैसे अपन धान की बात करें तो ज़मीन समतल होना चाहिए, ऐसा ज़मीन होना चाहिए जहाँ पानी भरा रहे जिससे फसल को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। लेकिन जब हम गन्ने की बात करते हैं तो गन्ना ऐसा हो कि यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, ज़मीन समतल ना हो के थोड़ी ढालू होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें के कारण से थोड़ा सा हमारे छत्तीसगढ़ में गन्ना का उत्पादन जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो किसान भाई लोग जो जहाँ पर कि गन्ना की खेती करना चाहते हैं तो ये करें कि जो धान का खेत में जो लोग कर रहे हैं तो जल निकास की उचित व्यवस्था बनाएं, थोड़ा सा ढालूदार बनाएं, या कहें कि मेड़ जो है मेड़ को 3-4 जगह से काट लें, उसमें नालियां बना दें, तो इससे कि जल निकास आसानी से हो जाएगा और गन्ने के बढ़वार के लिए वजह उपयुक्त होगा। इसमें गन्ने में एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि गन्ना जहाँ पर भी लगाया जा रहा है वहाँ की मिट्टी जो है वो कम से कम आधा मीटर तक कोई कड़ा परत नहीं होना चाहिए, मतलब आराम से गन्ने का जड़ नीचे चला जाए तो वो आधा मीटर तक का हमारा जो भूमि है उसमें पथरीली या कंकड़ वाली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि जड़ों का विस्तार अच्छा हो। और इसके साथ साथ एक और रहती है कि इसका मिट्टी जो है लगभग उदासीन पीएच का होना चाहिए, तो उसमें गन्ना जो है अच्छा आता है। अब हम बात करें कि खेत की तैयारी कैसे करें, गन्ना कैसे बोएं, तो इसकी 5-6 प्रमुख विधियां हैं जिसमें गन्ना लगाया जाता है और उसी के हिसाब से खेत की तैयारी हम करेंगे। तो जो सामान्य प्रचलित विधि है जिसमें कि समतल ज़मीन पे बुआई बोलते हैं, इसके लिए गन्ना जो है समतल ज़मीन में बोया जाता है और 2 बार अच्छे से मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छे से जुताई कर दें, गहरी जुताई कर दें, 30-35 सेंटीमीटर गहरा अच्छा जुताई हो जाए। उसके बाद उसमें कल्टीवेटर चला के ढेलों को बारीक करें और फिर हल्का नाली निकाल के 10-15 सेंटीमीटर गहरा हल्का नाली बना के उसमें गन्ने के टुकड़ों को बोया जाता है। तो ये सामान्य पद्धति है। और इसके अतिरिक्त अभी जो एक नया पद्धति आया जिसको रिंग मेथड बोलते हैं, उसमें इस प्रकार खेत के अलग से जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। खेतों में लगभग 120 सेंटीमीटर के दूरी पे हमें गोल आकार के गड्ढे बनाने हैं। तो गड्ढे का जो व्यास रहेगा वो लगभग 90 सेंटीमीटर का होता है और इस गड्ढे की गहराई जो है वो 45 सेंटीमीटर होगी। तो एक प्रकार से गड्ढा बनेगा गोल आकार का।
इसमें गन्ने के टुकड़ों को लगाया जाता है। तो एक जो गड्ढा बनेगा उसमें लगभग 16 टुकड़े लगेंगे और इस प्रकार से एक गड्ढे में टोटल कहा जाए तो 32 आँखें रहेंगी, तो इससे 32 पौधे तैयार होंगे। इस विधि में तो भूमि की तैयारी में बिल्कुल भी जुताई करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उनको गड्ढे बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए मशीन से चलने वाले गड्ढे बनाने वाले यंत्र भी आते हैं और जहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है हम मजदूरों की सहायता से कुदाली फावड़े से गड्ढा खोद के भी इसको तैयार कर सकते हैं। किसान भाई, अब छत्तीसगढ़ में गन्ना कौन सा किस्म के प्रचलित है और वो लगाना कैसे है? अलग अलग प्रकार के लगाए के पद्धति है। पहली ज़माना में पारंपरिक रूप से वैज्ञानिक खेती के हम बात करत हन, तब कैसे लगाना है गन्ना ला, कौन सा किस्म ला लगाना है। आवो संगवारी हो देख लेथन का कहा थे। सामान्य रूप से जो गन्ना हम लगाते हैं तो पहला चीज़ तो ये होता है कि गन्ने का कौन सा हिस्सा जो है वह बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो गन्ने का तना होता है वो उपयुक्त नहीं होता है। तो ऊपरी 1/3 हिस्सा वो जो है गन्ने की बुआई के लिए उपयोग करना चाहिए, बाकी निचले वाला जो हिस्सा है उसको रस निकालने के लिए उपयोग में करना चाहिए। तो ऊपरी 1/3 हिस्सा में क्या होता है कि वहाँ के जो गांठें होती है, वहाँ पर जो कल्ले निकलते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं और इसमें नमी अच्छा होता है, जैसे कि ये देख रहे हैं। और इस जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है इसमें से हम सामान्य रूप से 3 आँख वाला गन्ने का टुकड़ा बोने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे देख रहे हैं ये आँख है, एक आँख यहाँ दिख रहा है और एक इधर है, इधर पलटाएंगे तो ये तीसरा आँख जो है इस प्रकार से दिखता है। ये तीनों आँखें स्वस्थ होनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ पर 3 पौधा तैयार हो जाए। तो ये सामान्य विधि है। और जब हम रिंग मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे रिंग मेथड में 3 आँख वाली ना हो के 2 आँख वाली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से काट देंगे ऐसा, तो 1 आँख, ये 2 आँख, 2 आँख वाला टुकड़ा जो है हम इसको उसके बुआई के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जो है परंपरागत और नई तकनीक में थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान में रखना है। और जो रिंग मेथड जैसे बताया उसमें ये है कि हम इसमें कण से निकलने नहीं देना होता है। 1 आँख से सिर्फ 1 पौधा तैयार होगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक पौधे का जो पौधा बनेगा या ये कहा जाए गन्ना बनेगा, उसका वज़न जो है 2.5 से 3 किलो तक का जाता है। तो 2-3 गन्ने के बराबर हो जाता है एक प्रकार से कहा जाए। तो एक गन्ने से हमको, 1 आँख से हमको सिर्फ 1 गन्ना तैयार होने देना है, बाकी कण से निकलने नहीं देना होता है। और जो परंपरागत तकनीक है उसमें जितने ज़्यादा कण से निकल जाएँ वो अच्छा होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार जो गन्ना है लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। हम देखते हैं कि ये 3 आँख वाला टुकड़ा लेते हैं, लगभग 50 से 60 क्विंटल गन्ना जो है 1 हेक्टेयर के लिए लगता है, जो कि भारी मात्रा है। यदि हम इसका दूसरे तरीके से बचत कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा इसमें, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 50 से 60 क्विंटल गन्ना लगता है। तो एक हमारी एक और तकनीक होती है, इस हम एक टुकड़े को अलग कर लें यहाँ से, जैसे कि ये निकला हुआ है 1 आँख वाला है गन्ना। तो ऐसे करने से हमारा बाकी गन्ने का उपयोग रस निकालने और दूसरे काम में लाया जा सकता है। तो यदि हम ऐसा 1 आँख वाला गन्ना लेते हैं तो ये लगभग 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गन्ना इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से कहा जाए कि हमने लगभग 40 क्विंटल जो गन्ना है वो हम जो है बचा सकते हैं इस 1 आँख वाले तकनीक से। और 1 आँख से भी उतना ही अच्छा गन्ना आता है जितना कि 3 आँख वाला होता है। दूसरा एक और तकनीक है कि जिसमें और छोटा कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, देखो सिर्फ आँख बस को निकाला है, बाकी आधे गन्ने को भी इसमें छोड़ दिया गया है। इसको बड चिप टेक्निक बोलते हैं। इस सिर्फ बड को निकाला गया है और इसको भी हम लगा सकते हैं, इससे भी पौधे बनते हैं। और ऐसा करने से लगभग इसकी जो मांग है वह मात्र 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। तो हम इस प्रकार से जो गन्ने को हम बचा सकते हैं, बीज में जो कहा जाए कि अनावश्यक रूप से ज़्यादा उपयोग हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं। कम गन्ने से हम उसकी बुआई कर सकते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अब गन्ना लगाए के बाद बात आथे कि जल प्रबंधन। तो किसान मन ह 2 मौसम में लगाथे, एक जनवरी फरवरी यानी बसंत ऋतु में और एक शीत ऋतु में अक्टूबर और नवंबर में। तो दोनों में लगाए के बाद हमला जल प्रबंधन कैसे करना है, आवो सर हा का कहा थे देख लेथन। गन्ना एक ऐसी फसल है, हमको ऐसा ज़रूर लगता है कि इसमें कम पानी लगता होगा, लेकिन वास्तव में देखें तो गन्ना के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जो जल मांग है लगभग 2500 mm है, तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है और साल भर फसल होने के कारण से यह है कि साल भर इसको सिंचाई देने की आवश्यकता है। तो हम छत्तीसगढ़ में ऐसी जगहों पे गन्ना लगाएं जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो और समय समय पे इस पर सिंचाई दें। तो सिंचाई में जो मुख्य रूप से देखते हैं कि जैसे गर्मी का सीज़न आ जाता है तो गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी की मांग होती है, तो लगभग 10 दिन के अंतराल पे इसको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वहीं पे जैसे अब ठंड का मौसम देखें तो ठंड के मौसम में चूँकि वाष्पीकरण कम होता है तो लगभग 15 दिन के अंतराल पर भी सिंचाई करते हैं तो इसकी मांग जो है पूरी हो जाती है। और बारिश में तो हमारे यहाँ इतना बारिश होता है कि पानी की आवश्यकता सामान्य रूप से नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे जल निकास बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि धान के खेतों में गन्ना लगाने का प्रचलन थोड़ा सा बड़ा है, जिसके कारण से जल भराव की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। तो उस जल को निकालना बहुत आवश्यक है, जो बारिश का एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका होता है कि गन्ने की फसल की मांग भी होती है कि मिट्टी चढ़ाना। तो हम गन्ने के फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं। ये लगभग बारिश आने से पूर्व 2 बार इसको कर देना चाहिए। एक 90 दिन की जब उम्र हो जाए उस समय हल्का मिट्टी चढ़ा दें और फिर 1 महीने बाद लगभग मतलब कुल मिला के 120 दिन बाद दूसरी बार अच्छा मोटा का मेड़ बना दें या मोटा का मिट्टी चढ़ा दें। तो इससे दोनों फ़ायदा हो जाता है कि एक तो गन्ने के पौधे को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है मिट्टी चढ़ने से और कंसे वगैरह अच्छा निकलता है और पौधा आगे चल के गिरने की संभावना भी कम हो जाती है। और इसका हमको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है या जो लाभ मिलता है वो ये है कि जल निकास अच्छा हो जाता है। क्योंकि नालियाँ बन जाती हैं तो उन नालियों के माध्यम से जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो खेत से बाहर चला जाता है। तो नाली ऐसा बनाए कि उसमें स्लोप भी हो जाए ताकि पानी आराम से निकल सके। तो इसको ज़रूर ध्यान लें कि मिट्टी चढ़ाते समय कि ऐसा ना हो कि बीच बीच में पानी रुक जा रहा है, ऐसा ना हो, उसको हल्का सा स्लोप दे दें तो खेतों से पानी निकल जाएगा। संगी हो अब बात आते कि खाद के प्रबंधन गन्ना के खेती में
कैसे कैसे करना है, कौन सा प्रकार के खाद देना है, कब देना है, जैविक खाद, रासायनिक खाद, सब बात ला बतावत है सोनबोईर सर हा। आवा संगवारी हो देख लेथन। गन्ना की फसल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका उत्पादन बहुत होता है, लगभग 100 से 120 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। मतलब कि 1000 क्विंटल से 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का इसका उत्पादन होता है। तो इसके कारण से ये मिट्टी से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व लेती है और इसकी आपूर्ति के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इसका पोषक तत्व का प्रबंधन जो है अच्छे से किया जाए। और इसके लिए हम लोग अनुशंसा करते हैं कि इसमें जैविक खाद के साथ साथ रासायनिक खाद और साथ में जो कल्चर्स होते हैं उसका भी उपयोग करना चाहिए, ताकि इसकी जो पोषक तत्वों की मांग है वह पूरी हो जाए। तो हम एक एक करके इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जैविक खाद, तो गोबर खाद लगभग इसमें 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना चाहिए। जैसे सामान्य दूसरी फसलें होती हैं उसमें कम लगता है, लेकिन गन्ना चूँकि ज़्यादा पोषक तत्व लेती है तो इसमें ज़्यादा मात्रा में गोबर खाद डालने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो लगभग है 10 टन प्रति हेक्टेयर मात्रा। इसके साथ साथ जो एसिटोबैक्टर, पीएसबी, ये कल्चर्स होते हैं, इसको भी इसमें गन्ने में ज़रूर डालना चाहिए। इससे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और मिट्टी में उपस्थित फास्फोरस को उपलब्ध कराती है, जिससे गन्ने के पोषक तत्व प्रदान करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ हम इसके यदि उर्वरक की बात करें तो इसकी जो उर्वरक मांग है वह सीजन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अंतर करता है। लगभग 250 से 300 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस जो है वह 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है लगभग 60 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें हम थोड़ा सा, जैसे कि गन्ने की 2 मौसम होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा उर्वरक की मांग भी थोड़ा अलग हो जाता है। खास करके जो शरतकालीन गन्ना है जो कि अभी अक्टूबर नवंबर में लगता है, इसमें लगभग ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो जो है लगभग 300 किलो नाइट्रोजन डालना चाहिए। और जो बसंतकालीन गन्ना है उसमें 250 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तो ये इसकी कुल मांग की बात हुई। अब इसको डालने का समय भी थोड़ा थोड़ा से अलग होता है। इस दोनों समय में गन्ना लगाया जाता है तो दोनों को में नाइट्रोजन डालने का टाइम अलग अलग होता है। अब नाइट्रोजन का ऐसा है कि जो बसंतकालीन गन्ना है उसको हम 3 बार में डालने की सिफारिश करते हैं। 1/3 मात्रा जो है वो 30 दिन बाद, फिर 1/3 मात्रा जो है 90 दिन बाद और बची हुई 1/3 मात्रा जो है 120 दिन बाद। तो कुल 3 बार में नाइट्रोजन की मांग पूरी करते हैं। और फास्फोरस और पोटास जो है पूर्ण रूप से रोपाई के समय ही या बुआई के समय ही डाल देना चाहिए। लेकिन जब हम शरतकालीन गन्ना की बात करते हैं तो चूँकि इसकी उम्र ज़्यादा होती है तो इसमें नाइट्रोजन को 4 बार में देना चाहिए। और ये जो नाइट्रोजन का समय है ऐसा आता है कि 30 दिन बाद पहली बार डालें, 60 दिन बाद दूसरी बार डालें, 120 दिन बाद तीसरी बार डालें और 150 दिन बाद चौथी बार डालें। तो 4 बार में नाइट्रोजन को पूरा करना चाहिए, जिससे कि हम जो नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसका अधिक से अधिक मात्रा में गन्ने का पौधा उपयोग कर सके। अब किसान भाई यो बात आथे कि कोनो समस्या आथे का गन्ना में, कोनो बीमारी आथे का, उहुल जान लेथन सोनबोईर सर है का कहा थे। छत्तीसगढ़ में जो गन्ना लगाया जाता है उसमें वैसे तो कीड़े बीमारी का प्रकोप बहुत कम होता है और उसका कारण ये है कि हमारे जो गन्ना जो लगातार बहुत बड़े क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है, तो कहीं कहीं बीच बीच में रहता है, बीच में दूसरी फसलें आ जाती है। इस कारण से गन्ने में कीड़े बीमारियों का प्रकोप जो है थोड़ा सा कम रहता है। फिर भी कुछ बीमारियां देखी गई जैसे कि रेड राट, लाल सड़न रोग बोलते हैं, यह मुख्य रूप से गन्ने का बीमारी है और काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो इसके पहचान के लिए आप उसको देख सकते हैं, जो गन्ने का जो फाड़ेंगे या 2 टुकड़ा करेंगे काट के, तो अंदर का जो गूदा वाला हिस्सा है वो लाल रंग का यदि दिखाई देने लगे तो समझ जाते हैं कि इसमें रेड राट बीमारी लग गई है। तो यह बीमारी को नियंत्रण करना जो है बहुत ही कठिन काम है, बहुत मुश्किल से नियंत्रण होता है। तो हमको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा इसके नियंत्रण के लिए। पहला चीज़ तो यह है कि स्वस्थ बीजों का चुनाव करें, मतलब स्वस्थ गन्ने के टुकड़ों का चुनाव करें। ऐसे गन्ने का टुकड़े लें जिसमें ये बीमारी लगी ही ना हो, स्वस्थ हो, बढ़िया सफ़ेद कलर का हो, अंदर से जो गूदा हो सफ़ेद हो, लालपन बिल्कुल ना हो। तो ये पहले चीज़ ध्यान में रखना जिससे कि वो हमारे खेतों पे ना आ जाए।
दूसरा ये है कि यदि हमारे खेतों में लगता है कि बार बार ये रेड राट बीमारी आती है तो हम उस खेतों को 3 साल के लिए गन्ना लगाना बंद कर दें, दूसरी फसल लगाएं, 3 साल के बाद फिर से हम गन्ना उसमें लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि इसके जो जीवाणु हैं वो मिट्टी में नष्ट हो जाएंगे, उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये 3 साल की अवधि में मर जाएंगे। फिर हम गन्ना लगाते हैं तो उससे हमारा स्वस्थ पौधा प्राप्त होगा। तीसरा जो तरीका है कि इसके लिए जो रेजिस्टेंट वैरायटी है, मतलब कि जिसमें कि इसका प्रकोप नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, उन किस्मों को लगाना चाहिए। और जो ऐसा करके हम इस बीमारी को भी कम कर सकते हैं, इसके नुकसान को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो किस्में हैं, श्यामा किस्म है और दामोदर किस्म है, CO 86-032 है, ये किस्में हैं, इसमें रेड राट की बीमारी नहीं लगती है। तो इन किस्मों का चुनाव करें। हमार कार्यक्रम से आप मन जुड़े रहो भाई। अब ये दे मोर हाथ में गन्ना हावे संगवारी हो, महू गन्ना का मजा ले लेता हूँ और जाए बेरा होगे जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार, राम राम।